बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, जो लोग डिमांड चार्ट किया है वो लोग को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है? एक आदमी एट अ सिंगल टाइम कितना सप्लाई कर रहा है इन द मार्केट, उसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक मार्केट को अगर हम लोग देखें, उस मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होता है, डिमांड के केस में भी और सप्लाई के केस में भी। तो सप्लाई अगर कर रहा है, कभी भी किसी भी मार्केट में एक सप्लायर हो पाना बहुत मुश्किल है। एक सप्लायर होता है तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो एक सप्लायर यूजुअली नहीं होता है, बहुत सारा सप्लायर्स होता है। तो वो बहुत सारा सप्लायर में से कोई एक सप्लायर का अगर तुम सप्लाई को उठा के देखते हो तो इसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें या उसका व्हाट इज का मीनिंग बताएं तो क्या होगा? इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी which a particular supplier is ready to supply at a particular price within a given period of time। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में एक सप्लायर एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी है, उसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। वही उसका ठीक उल्टा, एक इंडिविजुअल से हटाकर अगर बहुत सारे इंडिविजुअल है, अगर हम एक पर्टिकुलर मार्केट का पूरा सप्लाई देखें, यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट में जितना भी इंडिविजुअल्स है सबका इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड कर दे, सम अप कर दे, तो वो जो सप्लाई निकल कर आएगा वो मेरा आएगा मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ all of the quantity of a particular commodity which all of the individuals in a particular market are ready to supply within a given period of time at a particular price। ये चीज सबको समझ में आया? हाँ सर। तो इंडिविजुअल हाँ सर। सप्लाई का अगर हम बात करें कि एग्जांपल भी ले लें, सपोज मान लो एक मार्केट है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। तुम सपोज मान लो मानिकतला मार्केट का बात करो, या सपोज मान लो पूरा कोलकाता एज अ मार्केट का बात करो, या फिर हो सकता है तुम पूरा वेस्ट बंगाल स्टेट मार्केट एज अ बात करो, या हो सकता है तुम पूरा इंडिया का बात करो, ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनली तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करो। फॉर एग्जाम्पल मानिकतला मार्केट का बात करते हैं, वहां पे सपोज मान लो 3 मोदी दुकान है, 3 मोदी दुकानें, सिर्फ वहीं पे तुमको राइस मिलेगा और कहीं पे राइस नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा? एक दुकानदार सपोज मान लो अगर एक दिन में 10 रुपया पे 25 केजी राइस देने के लिए रेडी है, सप्लाई करने के लिए रेडी है। दूसरा जो है वो एक दिन में एट ₹10 अगर सपोज मान लो 30 की राइस सप्लाई करने के लिए रेडी है। तीसरा वाला अगर जो आदमी है वो सपोज मान लो 20 केजी सप्लाई करने के लिए रेडी है एक दिन में एट ₹10। तो ये हुआ उन लोगों का इंडिविजुअल सप्लाई। तीनों को ऐड कर देंगे, 20 + 30 + 25, तो टोटल 75 जो आएगा। 75 kgs of rice at ₹10 within 1 day is the market supply for मानिकतला मार्केट। हम लोग ये इसका लाइव एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हाँ सर। लिखना है तो लिख लो, या फिर बुक में अगर है तो मार्क कर लो वो चीज को। ये तो टाइप ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम बेस्ड, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई का। एक जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट डे जो करवाए थे उसके ऊपर एक्चुअली में ये बेस्ड है, वो क्या है? वो तुम्हारा सप्लाई फंक्शन। याद करो, डिमांड में भी डिमांड फंक्शन करवाए हुए हैं, डिमांड में भी डिमांड फंक्शन करवाए हुए हैं, वैसे ही सप्लाई में सप्लाई फंक्शन होता है। पहले लिख लो, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं।
ये हो गया तुम्हारा सप्लाई फंक्शन फॉर अ कमोडिटी एक्स। ये जो एक्स लिखा है यहाँ पे, ये कमोडिटी का नाम को सिग्निफाई करता है। सबको एक मेरा बोर्ड दिख रहा है? तो हाँ सर। ये हो गया सप्लाई फंक्शन। हाँ सर। तो याद नहीं है हाँ डिमांड, सर दिख रहा है। तो ऑलरेडी हम तुम लोग को बताते हैं वापस से एक बार। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक तरीका है जिससे हम लोग शो करते हैं कि क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है किसी एक वेरिएबल को। यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल है सप्लाई। सप्लाई एक ऐसा वेरिएबल है, किन किन चीजों के वजह से ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, यानी कि क्या क्या चीज उसका डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि क्या क्या चीज उसका फैक्टर्स है। उसको अगर हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मेट में शो करते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन बोलकर क्लास 12 में मैथ्स में तुम लोग का एक पूरा चैप्टर ही आएगा, और सॉर्ट ऑफ बोरिंग होता है बट कुछ पार्ट उसका इंटरेस्टिंग भी होता है। ऐसे टाइप का उसमें चीज तुम लोग को करना रहेगा। शॉर्ट में अगर बोले तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि 2 मार्क्स के लिए राइट डाउन द सप्लाई फंक्शन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सप्लाई फंक्शन सिर्फ इतना नहीं लिखना पड़ता है, इसके अलावा तुमको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो एस एक्स का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ द कमोडिटी हुज नेम इज एक्स। अब सपोज मान लो अगर हम राइस का बात करते हैं तो यही चीज चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे, RIC, सप्लाई ऑफ राइस। एस कैपिटल और नीचे छोटा में राइस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? तो होप सो ये चीज समझ में आया होगा। अब फंक्शन में ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखवाए हैं, एक एक का मीनिंग क्या है वो लिखते हैं। Tx का मतलब होता है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स। यानी कि अगर हम राइस का बात कर रहे हैं तो सबसे पहला डिटरमिनेंट तो होता है प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि राइस का प्राइस। प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस अगर घटता है तो सप्लाई घटता है। ये चीज हम ऑलरेडी तुम लोग को पता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। PR का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो इसका सप्लाई जो है घट जाएगा, जो मेरा एक्चुअल गुड है उसका सप्लाई घट जाएगा। फॉर एग्जांपल टी और कॉफी में से कॉफी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो टी का सप्लाई घट जाएगा, और कॉफी का प्राइस अगर घटेगा तो टी का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? ये रीजन हम लास्ट क्लास में ही बता चुके हैं। वैसे ही तुम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, अगर कार का दाम बढ़ेगा तो फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाएगा, अगर कार का दाम घटेगा तो फ्यूल का सप्लाई भी घट जाएगा। ये चीज हुआ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एफ जो है वो बताता है प्राइस ऑफ। हाँ बोलो सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक बार और आप समझा सकते हैं, क्या रीजन था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड बेसिकली ऐसा गुड्स होता है जो कि जॉइंटली डिमांड होता है, जैसे कि कार और फ्यूल। कार और फ्यूल का फ्लो चार्ट बनाना है तो तुम बना लो। सपोज मान लो कार का प्राइस अगर बढ़ता है तो कार का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है? कार का सप्लाई क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ गया है तो उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो आदमी लोग सप्लाई बढ़ा देगा। कार का सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसका जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है? जैसे कि सर पेट्रोल, उसका जो पेट्रोल का है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर कार ज्यादा खरीदा आदमी लोग तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। और बाद में तुम लोग ये चीज समझेगा, एक चैप्टर है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई को एक साथ पढ़ाया जाता है और एक दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट रहता है। इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस बोलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अभी नहीं पड़ेगा, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। शॉर्ट में हम खाली बता दे रहे, किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है ना और सप्लाई लिमिटेड रहता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर मार्केट में एक ही चीज के पीछे बहुत सारा आदमी लोग अगर भाग रहा है, उसको खरीदना चाहता है, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ने की वजह से फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा। फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो आदमी लोग को फ्यूल में प्रॉफिट दिखना बढ़ जाएगा, प्रॉफिट दिखना ज्यादा लगने लगेगा, तो फ्यूल का भी सप्लाई बढ़ जाएगा। फ्लो चार्ट में तुम उस हिसाब से बना सकती हो। कार का प्राइस इंक्रीजेस, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस, देन सप्लाई इंक्रीजेस ऑफ कार, सप्लाई इंक्रीजेस ऑफ कार, देन द डिमांड ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस, then the price of fuel increases,
प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस, देयरफॉर सप्लाई ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। यानी कि अगर कार का कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो फ्यूल का सप्लाई भी बढ़ जाएगा, शॉर्ट में अगर बढ़ बोले। जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। चलो एफ के बारे में बात करते हैं। एफ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेसिफिकली। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो कॉस्ट मेरा बनता है, कॉस्ट जितना ज्यादा रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम रहेगा और सप्लाई भी उतना कम रहेगा। कॉस्ट जितना कम रहेगा, एक सेकेंड होल्ड करना, बार बार ये लोग लीव मत करो, बार बार हमको ज्वाइन करवाना पड़ता है। फिर ट्राई करो स्टेबल नेट के साथ कनेक्टेड रहो। किसी का भी कुछ भी छूटा है तो हमको बताओ एक बार। पीयूष और मोइनुल तुम लोग अभी नहीं थे। हेलो। हाँ सर। ओके, तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी एक फैक्टर है। यहाँ पे जो टी है, टी का मतलब होता है स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस्ड है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड रहेगा, उससे हम लोग हमेशा देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो जी है, जी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी। और एग्जाम में भी तुम लोग को ये चीज लिखना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं लिखना है। हम जैसे गंदे तरीके से लिख रहे हैं वैसे नहीं लिखना है, बट पॉइंट्स के हिसाब में लिखना है। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब जी होता है, यानी कि टैक्सेस और सब्सिडीज कितना है। गवर्नमेंट अगर किसी चीज पे टैक्स बढ़ाता है तो उसका प्राइस महंगा हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा तो उसका सप्लाई घट जाएगा। अगर सब्सिडी देता है तो कोई भी चीज सस्ता हो जाता है, सस्ता होता है तो उसका सर यहाँ पे सिर्फ जी का मतलब है सर गोल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर। और जीपी का मतलब सर गवर्नमेंट पॉलिसी है सर। मेरे से एक गलती हुआ, जो स्मॉल जी है वो गवर्नमेंट पॉलिसी होता है। सॉरी, सही बोल रहे हो। स्मॉल जी जो है या फिर जीपी बहुत बार लिखा जाता है, उसको लिख लो, इसको मत लिखो। स्मॉल जी डिनोट करता है गवर्नमेंट पॉलिसी। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम कैपिटल जी लिख के बिना एग्जाम में अगर लिख देते हो कैपिटल जी का मतलब तुम ये लिखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक जी जो और है, दोनों में से कोई भी एक जी और है, वो रहता है गोल्स। ठीक है, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कौन क्या चाहता है। जो रहता है वो लोग को सेल्स मैक्सिमाइज करना पड़ता है। प्रॉफिट अगर कम भी हो रहा है, कम दाम पे भी बेचने के लिए वो लोग रेडी है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करने का कोशिश करता है। तो उस केस में वो लोग कम दाम पे भी ज्यादा सप्लाई करेगा। बट बहुत जन है वो लोग सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, तो वो लोग ज्यादा दाम पे ही सप्लाई करेगा, कम दाम पे सप्लाई नहीं करेगा। और एक और जो बच जा रहा है वो है ई। ई मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या फ्यूचर में प्राइस घटेगा। तो अगर हम सोचें कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम अभी सप्लाई को कम कर देंगे, करेंटली सप्लाई को कम कर देंगे, ताकि फ्यूचर में हम ज्यादा दाम पे बेचकर ज्यादा पैसा प्रॉफिट कमा सके। बट अगर फ्यूचर में दाम कम होने वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे, उधर पे अभी के लिए सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि अभी हम ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, फ्यूचर में हम कम प्रॉफिट लॉस के साथ ना रहे। ये वाला चीज सबको समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नेक्स्ट जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। लॉ ऑफ सप्लाई एक बार पहले तो लोग लिख लो। Law of supply states that other things remaining equal, law of supply states that other things remaining equal,
the cost बोल रहा है, law of supply states that other things remaining equal, when the price of a commodity increases, the supply of the commodity also increases, and when the supply of a commodity when the price of the commodity decreases, then the supply of the commodity also decreases. रिपीट किए एक बार. पूरा वापस से एक बार रिपीट कर रहे हैं. The law of supply states that other things remaining equal, when the price of a commodity increases, then the supply of the commodity also increases. When the price of a commodity decreases, then the supply of the commodity also decreases. Full stop. ये हो गया तुम लोग का लॉ. इसके नीचे एक और एक्सप्लेनेटरी लाइन लिख लो. Therefore, the price of any particular commodity, and the supply of that commodity always have a direct or positive relationship between them. लिख लिया आप सब कोई? लिख लेने के बाद हमको बताओ. हो गया सर. हो गया सर. सत्यम, पीयूष, आयुष. सर देयरफॉर वाला हाँ हो वापस गया रिपीट सर, हो कीजिए. गया सर. आयुष कुछ बोल रहे थे? देयरफॉर वाला वापस रिपीट कीजिए एक बार. हम पूरा वापस. अच्छा, therefore वाला बोल रहे हो. Therefore, the price of any commodity and the supply of that commodity have a positive or direct relationship between them. A positive or direct relationship between them. एक नया ग्रुप बना रहे हैं, जल्दी से उसको ज्वाइन करो. पहले इसका टाइम खत्म हो गया. उसका सप्लाई प्राइस अगर कम होता है तो सप्लाई भी कम होगा. सप्लाई बढ़ जाएगा अगर प्राइस बढ़ जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस और उसका सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स होता है, यानी कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. वैसे नहीं होता है सप्लाई के केस में. सप्लाई के केस में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा. प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स. अब जो लॉ ऑफ सप्लाई है उससे रिलेटेड दो और चीज के बारे में बात करना है. एक है अजम्पशंस और दूसरा है रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप. लास्ट डे ऋषिका पूछ रही थी, कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही थी. वो चीज जो कि था एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, अभी पता चलेगा, डिटेल में हम लोग समझेंगे इन रीजंस ऑफ पॉजिटिव स्लोप. सबको को मेरा आवाज आ रहा है तो क्लियर? एक बार बताओ, रिप्लाई करो. आ रहा है. हाँ सर आ रहा है. सत्यम? हाँ सर आ रहा है. हाँ सर. हाँ सर, हाँ सर. तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं असम्पशंस और इसके बारे में बात करते हैं, रीजंस के बारे में बात करते हैं. तुम लोग को शॉर्ट में ट्रिक बता दे रहे हैं. फैक्टर्स अगर तुम लोग कर लिया है
चाहे वो डिमांड चैप्टर का हो, डिमांड का फैक्टर्स हो, चाहे सप्लाई का फैक्टर्स हो। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशंस अपने आप हो जाएगा तुम लोग का। अपने आप कैसे हो जाएगा? ध्यान से सोचना, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड डिमांड या फिर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड सप्लाई का रिलेशनशिप बताता है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। बट फैक्टर्स में हम लोग देखें कि बहुत सारा वेरिएबल होता है। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सपेक्टेड प्राइस, गोल्स ऑफ द फर्म, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा बहुत सारा तुम्हारा फैक्टर्स रहता है विच कैन अफेक्ट द सप्लाई। जब भी हम लोग को अजम्पशंस लिखना रहता है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहले शुरुआत में लिखवाएं, ध्यान से देखो, लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट में अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। याद करो लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ाए थे उस समय इसी को हम नाम दिए थे सेटेरिस पेरिबस, CETERIS PARIBUS। तो सेटेरिस पेरिबस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अगर हम सब चीज को एक साथ चेंज करेंगे तो क्या होगा सप्लाई का, वो नहीं बता सकते। अलग अलग चीज का अलग अलग इंपैक्ट होता है। सपोज मान लो किसी का प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ सम कमोडिटी इंक्रीजेस, तो उसका सप्लाई बढ़ना चाहिए। बट सपोज मान लो फ्यूचर में आदमी लोग सोच रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ेगा। तो उस केस में हो सकता है कि सप्लायर लोग अभी ज्यादा सप्लाई ना करे बल्कि उल्टा और कम सप्लाई करे। तो प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई घट गया, ये लॉ सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि कोई एक वेरिएबल को सिर्फ चेंज करो, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, और बाद बाकी फैक्टर्स को सेम रखो, कांस्टेंट रखो, इक्वल रखो। तो जो भी तुम्हारा अजम्पशन है वो ध्यान में से देखो, सारा का फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने बोला है अजम्पशंस में। बुक में देखना तो एक बार देखना। पहला अजम्पशन रहेगा कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो कि एक फैक्टर होता है उसको बोल दिया है कि वो कांस्टेंट है। देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेकंड तुम्हारा अजम्पशन हो गया। थर्ड अजम्पशन हो गया, देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको अक्वायर करने का कोई भी तुम्हारा ये नहीं रह गया, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, गोल्स, देयर इज नो चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म है उसका गोल में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगा रहा है, गवर्नमेंट कोई टैक्स को कम नहीं किया है पहले से एग्जिस्टिंग टैक्स, या गवर्नमेंट कोई एग्जिस्टिंग सब्सिडी को बढ़ाया या कम नहीं किया है। पहले जैसे था एकदम सेम टू सेम अभी भी वैसा ही है। नेक्स्ट जो आता है वो है नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, मालूम नहीं है जो भी प्रोड्यूसर है या सप्लायर है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो बेसिकली ध्यान से देखो, जो अजम्पशन है वो एक ही है, बट उसको मार्क्स पाने के लिए, ताकि तुम लोग को इजीली मार्क्स मिल जाए, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। एवरीथिंग अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि उस चीज का, कमोडिटी का प्राइस के अलावा बाद बाकी सब चीज को सेटेरिस पेरिबस मान लेता है। ये चीज क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आता है इधर से, वो चीज देख लो तुम लोग। रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप। रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है? जैसे कि डिमांड वाले चैप्टर में लोग पढ़े थे कि डिमांड जो अच्छा एक सेकंड, रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप के पहले हमको शेड्यूल पढ़ा देना चाहिए, एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। इसको रुको, इसको पढ़ाने से पहले हम तुम लोग को सप्लाई शेड्यूल और वो बता देते हैं पहले। मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। चलो, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डिमांड चैप्टर से एकदम मोर और लेस सेम है। सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है बेसिकली
सप्लाई का शेड्यूल और सप्लाई कर्व। जैसे कि डिमांड में भी था, डिमांड में डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल, वैसे ही सप्लाई में भी सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व होता है। शेड्यूल और कर्व दोनों ही दो टाइप का होता है और वो दोनों ही टाइप मेरे हिसाब से तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी अभी हम तुम लोगों को बताए थे। टाइम बेस्ड सप्लाई का टाइप तो यहाँ पे नहीं लेते हैं, बट इंडिविजुअल बेस्ड यहाँ पे लेते हैं। शेड्यूल कैसा हो सकता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो सकता है या फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी हो सकता है। कर्व कैसा हो सकता है? जैसे कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हुआ, वैसे ही इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो सकता है और वैसे ही मार्केट सप्लाई कर्व भी हो सकता है। तो शेड्यूल भी दो तरीके का हो सकता है और उसी के रेस्पेक्ट में कर्व भी दो तरीके का हो सकता है। इंडिविजुअल शेड्यूल के लिए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिलता है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल के लिए मार्केट सप्लाई कर्व हम लोग को मिलता है। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये हो गया है। तो तुम लोग को नेक्स्ट बताते हैं एक एक का मीनिंग, एक एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और एग्जांपल से समझाते हैं कि सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व क्या होता है। एक्चुअली में हम एक ही एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल करते हैं। एक हम अजम्पशन ले रहे हैं, सपोज मान लो एक मार्केट है, ठीक है, वहां पे 3 आदमी लोग हैं, एक है मोइनुल, एक है पीयूष और एक है सपोज मान लो आयुष। तो एक आयुष है, एक है मोइनुल एम और एक है पीयूष, ठीक है। ये 3 आदमी लोग हैं वहां पे, अलग अलग प्राइस पे तीनों जन को एक कमोडिटी है, सपोज मान लो एएमपी जो इंडिविजुअल्स है वो लोग कितना कितना सप्लाई करेगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज मान लो प्राइस 5 रुपया है, 10 रुपया है, 15 रुपया है। ये 3 अलग अलग हम प्राइस ले लिए। प्राइस देखो बढ़ रहा है। 5 रुपया में सपोज मान लो ए यानी कि आयुष राइस का बात करते हैं, केजीज में बात होगा यहाँ पे, ठीक है। 10 केजीज राइस देने के लिए रेडी है। 10 रुपया में वो 30 केजीज राइस देने के लिए रेडी है और 15 रुपया में वो 40 केजी राइस देने के लिए रेडी है। एम मोइनुल सपोज मान लो 5 रुपया में 3 केजी राइस देने के लिए रेडी है, 10 रुपया में 4 केजी राइस देने के लिए रेडी है, 15 रुपया में सपोज मान लो 10 केजी राइस देने के लिए रेडी है। पी यानी कि पीयूष सपोज मान लो 5 केजी में 10 केजी राइस देने के लिए रेडी है, 10 केजी में 12 केजी राइस देने के लिए रेडी है, 15 केजी में हो सकता है सपोज मान लो 20 केजी राइस देने के लिए रेडी है। ध्यान से देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई भी काम किया है, प्लस हम हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी बना दिए। ये जो बनाए हैं इसी का नाम होता है सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अ शेड्यूल इज अ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है which represents the quantity supplied at various particular prices, यानी कि अलग अलग प्राइस पे कितना अमाउंट सप्लाई होगा। 5 रुपया पे ए 10 केजी सप्लाई करेगा, एम 3 केजी सप्लाई करेगा, पी 10 केजी सप्लाई करेगा। 10 रुपया में ए 30 केजी सप्लाई करेगा, एम 4 केजी सप्लाई करेगा, पी 12 केजी सप्लाई करेगा। 15 रुपया में ए 40 केजी सप्लाई करेगा, एम 30 केजी सप्लाई करेगा, एम 10 केजी सप्लाई करेगा, पी 20 केजी सप्लाई करेगा। तो ध्यान से देखो, हम एक बार डिमार्केट करते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, तो ये एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडिविजुअल ए यानी कि आयुष। अगर हमको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ एम निकालना है तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम होगा। ये दोनों कॉलम को अगर देखेंगे तो हमको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मिल जाएगा ऑफ एम। अगर हमको पी का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखना है तो हमको ये वाला कॉलम देखना पड़ेगा और ये वाला कॉलम देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स का हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दिखाए हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर।
हम हाँ सर। एग्जांपल कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल का एग्जांपल बेसिकली क्या है, हम अभी अभी एग्जांपल सपोज किए थे कि सिर्फ एक मार्केट में ये तीनों ही सप्लायर है, ए, एम और पी, वही लोग है सिर्फ राइस बेचता है। तो अगर हमको मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकालना है तो हम यहाँ पे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था मेरा दिया ही हुआ है, उन सबको ऐड कर देंगे। 10, 3 और 10 यानी कि 23 केजीज हो जाएगा। 34 और 12 यानी कि 46 केजीज हो जाएगा। 40, 10 और 20 यानी कि 60 केजीज हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है कि एक मार्केट में टोटल जितना भी इंडिविजुअल्स है सबका सप्लाई मिला के जो सप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 रुपया में मार्केट सप्लाई जो है वो मेरा 23 केजी है, 10 रुपया में 46 केजी है और 15 रुपया में 60 केजी है। ध्यान से देखो, हर एक सिचुएशन में तुमको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का एक एग्जांपल मिलेगा और उसको फॉलो किए हैं वो भी दिखेगा। जब भी प्राइस 5 से 10 होता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है। यहाँ देखो 10 से 30 हो जा रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है, 10 से 12 हो जा रहा है या 23 से 46 हो जा रहा है। वैसे अगर 15 से 10 होता है उल्टा जाता है, कम होता है, तो 40 से 30 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 10 से 4 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 20 से 12 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 60 से 46 हो जा रहा है। ये चीज क्लियर हुआ सबको? हाँ सर सर। 15 वाला का 70 केजी होगा, आप 60 लिखे हैं हाँ ना? सर, लास्ट वाला का 40, अच्छा हाँ 70 होगा। 70 केजीज होगा। तो अभी भी ध्यान से देखो, तुम्हारा जो है वो पूरा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का ही अगर हम ये करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो कैसा टाइप का ग्राफ बनेगा? कुछ पॉजिटिवली स्लोपिंग। जो लोग मेरा ग्राफ का, इकोनॉमिक्स का ग्राफ का एकदम पहला क्लास किया है उन लोगों को समझ में आएगा। एक पॉजिटिव स्लोप बनेगा कुछ ऐसा शेप का। अगर यहाँ पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड को डिनोट करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को अगर हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो मेरा जो शेप आएगा वो कुछ ऐसा शेप आएगा। यहाँ पे सपोज जैसे कि मान लो जब 10 रुपया प्राइस था, ये सपोज मान लो 10 रुपया है, यहाँ पे सपोज मान लो 10 नहीं, पहला तो 5 लिखे थे हम, 5 रुपया है, यहाँ पे सपोज मान लो 10 रुपया हो जाए, यहाँ पे सपोज मान लो 15 रुपया हो जाएगा। इस केस में देखो, अगर मेरा सप्लाई 5 के केस में अगर हम आयुष का बात करें तो आयुष के केस में वो 10 रुपया था, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आएगा। अगर हम 10 रुपए के केस में बात करें, 10 रुपए की प्राइस के केस में 30 केजी सप्लाई करने के लिए रेडी था। अगर हम 15 रुपया में बात करें तो वो ऑलमोस्ट 40 केजी सप्लाई करने के लिए रेडी था। ऐसे ही इंडिविजुअली तुम लोग तीनों का बना सकता है। तीनों का हमेशा शेप जो है वो कुछ ऐसा ही आएगा, पॉजिटिवली स्लोपिंग। कोई भी ऐसा शेड्यूल जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ऐसा रिलेशनशिप वाला डेटा में हमेशा जो ग्राफ है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग बनेगा। पॉजिटिवली स्लोपिंग का मतलब क्या है? गोइंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, ऊपर की तरफ जाएगा और राइट की तरफ जाएगा। ध्यान से देखो, ये ऊपर भी जा रहा है और राइट की तरफ भी जा रहा है। इस चीज को हम लोग गोइंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट या फिर पॉजिटिव स्लोप भी बोलते हैं। वैसे ही तुम लोग जैसे कि अगर बनाएगा, यहाँ पे तो मेरे पास टोटली ग्राफ नहीं है, बट अगर तुम लोग के पास घर पे ग्राफ है और यही वाला डेटा हम जो डेटा ऑलरेडी तुम लोग को दिए, यही वाला डेटा जो दिख रहा होगा तुम लोग को स्क्रीन पे, यही वाला डेटा के हिसाब से अगर तुम लोग ग्राफ बनाएगा, वो तीनों इंडिविजुअल्स का ग्राफ को प्लॉट करेगा, तो तुम लोग ध्यान से देखेगा ना, तुम लोग को कुछ ऐसा तरह का ड्राइंग देखेगा। अगर तुम लोग बाई स्केल में लेकर अगर तुम लोग अच्छा से बनाता है तो तुम लोग को कुछ ऐसा टाइप का ड्राइंग देगा। हम रफ बना रहे हैं बट तुम लोग फेयर भी बना के देख सकता है। वहां पे तुम लोग को पहले तो 3 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिलेगा,
कुछ ऐसा। ए होगा आयुष का, ए का सप्लाई कर, एस डिनोट सप्लाई कर, एक होगा मोइनुल का सप्लाई कर, एम, एक होगा पीयूष का सप्लाई कर। तुम लोग जब बनाएगा, हम यहाँ पे टू द ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं, और बाद में जब पूरा का पूरा मार्केट सप्लाई करेगा तो वो थोड़ा फ्लैट आएगा, बट वो एक पॉजिटिव स्लोप ही आएगा, एक अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट जाने वाला ही स्लोप आएगा। ये होगा मार्केट सप्लाई कर। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, 8-8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव करो फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई या फिर डिमांड द मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड। तो सिंपली बहुत एकदम थ्रोन अवे मार्क्स रहेगा। पहले तुमको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना पड़ेगा जहां पे एक मार्केट में 2 या 3 जन ही हो। 3 जन लेना बेटर रहता है। एक बुक में भी एग्जांपल तुम लोग का 3 जन का ही दिया होगा। उसका एक शेड्यूल बनाओ, पहले इंडिविजुअल शेड्यूल बनाओ। इंडिविजुअल शेड्यूल बनाने के बाद सबको ऐड करके मार्केट शेड्यूल बनाओ, फिर उसको ग्राफ में डायरेक्टली प्लॉट कर दो। ये चीज समझ में आया सबको? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं सर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो? नहीं सर। अब कोई कॉपी किया है ड्राइंग? हाँ सर। कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी करो, 2 मिनट है। कौन कौन कॉपी कर लिया बताओ? मोइनुल कॉपी किया हो? आयुष कॉपी किया हो? हाँ सर कर लिए कर लिए। नहीं सर, थोड़ा सा बचा है। जल्दी करो। हर पेज पे एक बार ये भी करना, शेयर भी करना। अब यहाँ पे हम लोग का लॉ सप्लाई भी हो गया है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर, मार्केट सप्लाई कर, प्लस अजम्पशंस भी हो गया है। अजम्पशंस हो जाने के बाद हम लोग को आज का क्लास के लिए सिर्फ 2 टॉपिक और करना है। 2 टॉपिक क्या क्या है? पहला रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप। सबसे पहला तो रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप हम मिटा रहे हैं। हाँ सर, हो गया। रीजंस फॉर पॉजिटिव स्लोप। हेलो सर। हेलो। हाँ सर हमको काम है सर, हमको लीव करना पड़ेगा क्लास। हाँ ठीक है, कर लो। ठीक है। एक है तुम्हारा रीजंस ऑफ पॉजिटिव सप्लाई। एक सेकेंड, रीजंस फॉर, रुको दूसरा पेन लेने दो मेरे को। Reasons for positive slope of supply curve। तो सप्लाई कर्व का जो शेप रहता है वो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट ही क्यों रहता है? Why is the supply curve shaped always like upwards towards the right, और why is it always a positive slope? इसका एक डायरेक्ट आंसर तो ये है कि there is always, as per the law of demand, there is always a positive relationship between the price of the commodity and the supply of that commodity। कोई भी चीज का अगर हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखें, प्राइस और उसका सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इस वजह से वो हमेशा तुम्हारा जो है वो पॉजिटिव स्लोप रहता है। बट अगर हम लोग ये पूछे कि क्यों सप्लाई, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्यों बढ़ता ही है, क्यों नहीं वो घटता है, और प्राइस जब घटता है तो सप्लाई घटता ही क्यों है, क्यों नहीं वो बढ़ता है? इसका रीजन एब्सोल्युटली क्या है? तो इसका रीजन बहुत सारा है, बट तुम लोग के बुक में 3 इंपॉर्टेंट रीजन दिया हुआ है। इसका ऑलमोस्ट 5 रीजन होता है, बट 3 रीजन तुम लोग को दिया हुआ है। याद करना, लॉ ऑफ डिमांड के लिए भी ये चीज दिया हुआ था, व्हाई इज डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिव स्लोपिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट था,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ये तीनों तुम लोग को उस समय समझाया गया था। बट यहाँ पे तुम लोग का जो रीजन है, सबसे पहला रीजन तो ये है जो कि है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है? चेंज इन स्टॉक का मतलब ये है कि जब भी प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो आदमी लोग अपना स्टॉक में से ज्यादा सामान बेचने का कोशिश करता है। रीजन क्या है? वो लोग को मालूम है अगर अभी प्राइस बढ़ रहा है तो अगर हम अभी अपना स्टॉक में से ज्यादा सामान बेचेंगे तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, चेंज इन स्टॉक। अगर मेरे पास स्टॉक में 100 पीस सामान है, हम अभी सिर्फ 20 पीस सामान, 20 पीस ऑफ अ कमोडिटी एक्स सप्लाई कर रहे हैं, उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ड्यू टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी आई विल ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज माई स्टॉक, यानी कि हम स्टॉक को कम करने का कोशिश करेंगे और ज्यादा सप्लाई करके ज्यादा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है लेवल ऑफ प्रॉफिट। लेवल ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? एक सेकंड रुको, हम समझाते हैं। एक सेकंड जस्ट होल्ड करना, एक सेकंड रुको। हेलो हेलो, हाँ सर। देखो आवाज आ रहा है? हाँ सर। आयुष, मोनुल, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, आधा आ रहा। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है? हम अभी ऑलरेडी बताया कि हम अपना स्टॉक को हमेशा कम करने का कोशिश करते हैं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत बार स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है और चेंज इन स्टॉक वाला ही पॉइंट इसमें भी लिख देता है, तो ये पॉइंट उससे थोड़ा अलग है। क्या, कैसे अलग है, हम तुम लोगों को बताते हैं। अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो आदमी लोग पहला बात तो अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक से निकालने का सोचेगा कि मेरे पास जितना भी स्टॉक है उसमें से ज्यादा सप्लाई करो। प्लस तुम खुद सोचो, क्या आदमी बेवकूफ है? वो अपना जितना स्टॉक है उसको खाली करने के बाद क्या रुक जाएगा? दुनिया में आदमी लोग बहुत ज्यादा लालची होता है, वो लोग चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर वो लोग को देखेगा कि प्राइसेस और बढ़ने वाला है या हम और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो लोग सिर्फ अपना स्टॉक से सामान नहीं निकालेगा, वो लोग अपना स्टॉक को भी बढ़ाने का कोशिश करेगा, यानी कि दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी का एक जो रीजन है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, if there is increase in production तो वो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा। और ऑब्वियसली अगर तुम 10 रुपया बेचता है और अगर तुम 100 रुपया बेचता है, अगर सेम प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऑब्वियसली तुम जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो उस चीज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। चेंज इन स्टॉक जो है वहां पे हम सिर्फ अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक से सप्लाई को बढ़ा देते हैं विद द व्यू ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। और जब हम इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी का बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि हम अपना इन जनरल स्टॉक को ही बढ़ा देंगे, स्टॉक को ही हम ज्यादा कर देंगे। स्टॉक अगर ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई भी मेरा बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो आता है वो बात करता है एंट्री ऑफ फर्म, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तुम खुद सोचो, आज के डेट में कोई नया बिजनेस है, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सपोज मान लो हम एक नया तरीके का घड़ी बना लिए, ठीक है, वो घड़ी का दाम पहले हम 1000 रुपया रखे, वो घड़ी सबको पसंद आने लगा, सबको पसंद आने लगा तो हम उसको ज्यादा दाम पे बेचने लगे, हम 1000 से उसको 3000 रुपया में बेचने लगे। 3000 में जब हम बेचने लगे
तो हम थोड़ा तो सप्लाई बढ़ाएं। अगर ये चीज सोचो, जो बाद बाकी घड़ी का मैन्युफैक्चरर्स लोग हैं, वो लोग जब देखेगा कि कोई एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग इंस्टिगेट होगा, वो लोग सोचेगा कि हम लोग अपना टाइप का घड़ी छोड़कर वही वाला टाइप का घड़ी बनाते हैं और वही वाला टाइप का घड़ी बेचते हैं, उसमें क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। हम लोग अपना वाला में कम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, उसमें हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग वैसा ही टाइप का घड़ी बनाएगा, तो वहां पे सप्लाई बढ़ जाएगा। पहले अगर एक आदमी था सप्लाई करने वाला और वो सपोज मान लो एक दिन में 50 घड़ी सप्लाई करता था, तो अब अगर 3 जन और आ जाएगा तो 4 जन मिलकर 200 वॉचेस सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ बाद बाकी सेलर्स को। तो बाद बाकी सेलर्स और सप्लायर्स लोग, वो लोग आएगा और वो लोग भी सप्लाई करने लग जाएगा प्रॉफिट के केस, प्रॉफिट अपना प्रॉफिट करने के लिए, और वो जब सप्लाई करने लग जाएगा तो इन टोटल जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक 3 रीजंस है कि क्यों अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है और प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटता है, यानी कि क्यों प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट जो चीज करना है, हाँ बोलो। फिर वो लास्ट वाला पॉइंट एक बार आप फिर समझा सकते हैं? एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश करो। अगर सपोज मान लो कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस बढ़ जाता है, सपोज मान लो एक घड़ी बेचने वाला आदमी है, वो एक बहुत अलग टाइप का घड़ी बेच रहा है, उस घड़ी का दाम अभी 1000 रुपया है, बाद में उसका दाम बढ़कर 2000 हो गया, फिर 3000 हो गया, फिर 4000 हो गया, उसका प्राइस बढ़ रहा है। सपोज मान लो अभी तक सिर्फ एक ही आदमी वो घड़ी बेचता था और एक आदमी 50 घड़ी सप्लाई कर पाता था। जब आदमी लोग देखेगा कि इस घड़ी का दाम बढ़ रहा है, दूसरा सप्लायर लोग, कस्टमर लोग नहीं, सप्लायर लोग जब देखेगा कि इस घड़ी का दाम बढ़ रहा है, वो लोग क्या बोलेगा, चल वही वाला घड़ी बेचते हैं हम लोग भी, और हम लोग भी प्रॉफिट कमाते हैं। कभी ये चीज सुनी नहीं हो कि देखा देखी अलग अलग बिजनेस में घुसता है आदमी, हाँ वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चलो हम भी ये बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, चलो हम भी ये बिजनेस करते हैं। तो जब देखेगा कि प्राइस बढ़ रहा है और वो लोग को ऐसा मन में लगेगा कि हाँ इस बिजनेस को अगर हम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो वो लोग भी उस बिजनेस में घुसेगा। वो लोग उस बिजनेस में घुसेगा तो क्या सप्लाई नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो लोग भी सप्लाई करेगा ताकि वो लोग भी प्रॉफिट कमा सके। तो पहले एक आदमी सिर्फ 50 घड़ी सप्लाई करता था, अब 4 आदमी लोग 50 सप्लाई कर रहा है। तो टोटल में सोचो, प्राइस बढ़ने के कारण उसका सप्लाई भी बढ़ गया। पहले जहां 50 सिर्फ सप्लाई था, प्राइस बढ़ने के कारण 200 सप्लाई हो गया, 200 यूनिट्स उसका सप्लाई बढ़ गया, उसका इंक्रीज हो गया। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड भी था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। बट कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जैसे कि गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और लग्जूरियस आइटम्स, ये सब के केस में हम लोग देखते थे कि अगर प्राइस बढ़ता था तो डिमांड भी बढ़ जाता था और प्राइस घटता था तो डिमांड भी घट जाता था, यानी कि ठीक उल्टा होता था लॉ ऑफ डिमांड का। वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई का भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई का भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि इसके केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घट जाएगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, या फिर अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई सेम रहेगा, या प्राइस घटेगा तो भी सप्लाई सेम रहेगा। बट पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा, बढ़ेगा नहीं, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा नहीं, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इसका लिख लो तुम लोग। पहला तो है एक्सेप्शन एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स का मतलब क्या है, जो भी चीज को कल्टीवेट करते हैं, हम लोग उगाते हैं, राइस, व्हीट, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तुम खुद सोचो, अर्थ में तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है। तुम अगर कोलकाता का मार्केट का बात करेगा तो वहां पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है। क्या पूरा दुनिया भर से हर एक कोना से क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारा का सारा राइस को कोलकाता में लेके आया जा सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में हम लोग देखते हैं कि लैंड और उसका सप्लाई फिक्स्ड होने के कारण वहां पे एक सर्टेन लेवल के बाद लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है।
पूरा इंडिया में एक एक इंच ऑफ लैंड अगर तुम एग्रीकल्चर के लिए यूज करती हो तो एक टाइम के बाद और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तुम नहीं बना पाओगी, यानी कि प्राइस जितना भी बढ़ जाए सप्लाई और तुम नहीं बढ़ा पाओगी। तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है? जिसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जैसे कि दूध ले लो, दूध का सिर्फ 1 या 2 दिन का सप्लाई ये होता है, लाइफ स्पैन होता है। तुम कोई खाने पीने का सामान ले लो, कटा हुआ फ्रूट्स ले लो, फ्रोजन मीट ले लो, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तुम खुद सोचो, क्या तुम स्टोर कर सकती हो ऐसा चीज को? क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि एक बार में 10 करोड़ गाय को लेकर आई, सबका दूध एक बार में निकाल लिया और साल भर वो दूध को बेच पाओ? ऐसा कभी तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसको स्टोर करोगे तो खराब हो जाएगा। तो जो चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता उसको पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। उसका जितना भी प्राइस बढ़ जाए एक सर्टेन लेवल पे ही उसका डिमांड रहता है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ऑक्शन। गुड्स ऑफ ऑक्शन का मतलब क्या है? जो ऑक्शन में गुड्स किया जाता है, ऑक्शन में जो सामान आता है वो तो एक ही तो रहता है, उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए क्या आदमी लोग ज्यादा बेचने लगता है उसको? नहीं, उतना ही बेचता है। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, हम एक और लिंक दे रहे हैं, सिर्फ 5 और 10 मिनट और लेंगे। जल्दी से पहले ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, पीयूष, आयुष, मोनुल। ठीक है सर। मोइनुल और पीयूष ज्वाइन करना।